जय हिंद, जय भारत दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक शानदार सेशन में। शानदार ये सेशन क्यों होने वाला है मैं बता दूं। चैप्टर 5 का आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा वन लाइनर के रूप में आप जानने वाले हैं। ठीक है। यूपीएसआई के लिए जो है पॉलिटी का हम लोग चैप्टर 5 देख रहे थे। चैप्टर 5 में राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा, उपराष्ट्रपति के बारे में देखा, महान्यायवादी के बारे में देखा। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या हो गया। आपने अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78, क्योंकि 78 तक जो है आपका प्रधानमंत्री के कर्तव्य तक हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा। 79 अनुच्छेद से आपका स्टार्ट हो जाता है संसद के बारे में। तो चैप्टर 5 जो है हमारा स्पेशली आपका अनुच्छेद 52 से 78 तक के बारे में है। तो चलिए वन लाइनर के रूप में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। और अभी मुझे ड्यूटी पर भी जाना है, मतलब ज्वाइन कर लिया है, अभी नहीं जाना है। अभी तो आपका टाइम हो रहा है लगभग मेरे ख्याल से 5:53 सुबह के। ठीक है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो एक हमने ज्वाला पैदा की है कि हमें अंडर 1000 आना है, तो उसके लिए उस तरह का मेहनत भी आपको करना होगा। ठीक है। रात में मैं लगभग 11:30 पौने 12 बजे सोया, 5 बजे अपने आप नींद खुल गया। तो आग है मेरे अंदर। ठीक है कि लाना है तो लाना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपका अनुच्छेद 52 जो है सिर्फ यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 52 में। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को देख लेंगे तो लगभग आपका 90% मैं हमेशा कहता हूं कि 100% का जो है झूठा दिलासा मैं नहीं दे सकता हूं। कहीं भी अगर कोई कहता है कि 100% यहीं से, तो या तो समझ लेना झूठ बोल रहा है या तो वो भगवान है। दो में से एक ही मैं मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक कंटेंट दे रहा हूं और यहां से मैं 100% क्वेश्चन कवर करा दूंगा, तो या तो झूठ बोल रहा है या तो भगवान है। मैं बस यही जानता हूं। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। क्या? भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और क्या जान सकते हो? यह आपका किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा सर्व सभी आपका बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनका क्या होगा? सुप्रीम सेनापति होगा। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये अधीनस्थ अधिकारी होते कौन है? जो मंत्री परिषद होता है वही इसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 का 1 में कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा। 53 एक क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है किस में निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति आपका मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद के बारे में हमारा कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद आपका 75। 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो है कार्यों में सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए
एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 में कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, राष्ट्रपति द्वारा क्या होंगे? नियुक्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। क्या? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये कहा गया है आपका 75 में। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, हम लोग जब थ्योरी को पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था ब्रिटेन के सम्राट के समान इनको बनाया गया है। ब्रिटेन के जो संवैधानिक स्थिति है, ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके तरह बनाया गया है। लेकिन भारत में साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत ना हो, क्योंकि भारत को गणतंत्र बना दिया गया तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ का अध्यक्ष का जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, क्या? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। इसी वजह से मैं आपको क्या किया? पॉकेट डायरी वाला काम दिया। क्यों दिया पॉकेट डायरी वाला काम? अब जैसे पॉकेट डायरी आप पढ़े होंगे कई बार, तो आपको पता होगा अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इस तरह से आपको चीजें पता होंगी। क्या? इस तरह से चीजें आपको पता होंगी। चलिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए कितना होता है आपका? 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए कितना है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं? तो देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। कहीं कहीं आपको दे देगा क्वेश्चन में वह भारत का जन्म से नागरिक हो ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वह जन्म से नागरिक होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। क्या? उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, तथा वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और अगर यही उपराष्ट्रपति का रहता तो वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। जब उपराष्ट्रपति रहेगा तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, और जब राष्ट्रपति रहेंगे तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति है, एक निर्वाचक मंडल, सबसे पहले तो निर्वाचक मंडल आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में है। तो निर्वाचक मंडल जो है आपका अनुच्छेद 54 में है। किस में है? अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, वो आपका अनुच्छेद 55 में है। किस में है? अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो देख लीजिए, ये आपका अनुच्छेद 54 की बात कर रहा है। ये तो आपका 55 में दिया गया है कि एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में। निर्वाचक मंडल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 54 में। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सबसे ध्यान देने वाली बात, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
बाकी जो भी हो गए, दिल्ली तथा ये पांडिचेरी की जगह पुदुचेरी होना चाहिए। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? पहले जो है दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधान नहीं शामिल थे, लेकिन आपका 70वां संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा ये संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70वां अमेंडमेंट 1992 यानी 1992। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। एक क्या हो गया आपका? अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्त से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्त से संबंधित है। किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है? तो जिस दिन पद ग्रहण करेगा। क्या करेगा? जिस दिन राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा या उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा तो यह माना जाएगा कि जो पहले वह सदस्य था, जैसे मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो ये माना जाएगा कि इसने या राष्ट्रपति महोदय ने जो है क्या किया है? पद ग्रहण की तारीख से, यानी जिस तिथि से क्या किया उन्होंने पद ग्रहण किया है उस तिथि से अब वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य नहीं है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। और भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद 324 में है। किस अनुच्छेद में है? 324 में है। 326 में वयस्क मताधिकार है, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? 50-50 मतदाताओं द्वारा। कितने मतदाताओं द्वारा? 50-50 मतदाताओं द्वारा जो है अनुमोदित होना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपए है। कितना है जमानत की राशि? आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि राष्ट्रपति के लिए जमानत की राशि कितनी है, तो 15,000। कुल वैध मतों का कितना भाग मत न प्राप्त करने वालों को जमानत राशि जब्त की जाती है? तो जो भी वैध मतों का 1/6 भाग, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना भाग न प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, तो 1/6 भाग। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्विचार के लिए पात्र है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आपका है 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 57 में? राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख ये तो हो ही गया 54 में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। चलिए, किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? तो ये याद रखिएगा
किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को? तो जो 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या है, उसी को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा? तो ये आपका कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। क्या? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक। मान लो 50 वोट पड़ा तो कम से कम 26 वोट चाहिए जो वैध वोट हो। अगर 50 पड़ा तो 26 चाहिए। ठीक है, मान लो 51 है, 51 है, तब भी आपका कितना चाहिए? 26 चाहिए। एक अधिक चाहिए। क्या? एक अधिक होना चाहिए, आधा से एक अधिक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का बंद किया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पदावधि यानी कितना साल तक उनका कार्यकाल होगा, अनुच्छेद 56 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 56 में। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है? 5 वर्ष। कितना? पद ग्रहण की तिथि से। याद रखिएगा, अगर पूछ देता है कि कब से कार्यकाल माना जाता है, तो जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। भाई, जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब कैसे राष्ट्रपति छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देते हैं? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र किसको दिया? उपराष्ट्रपति को दे दिया, तो अब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति का पद किससे किससे, ध्यान रखिएगा, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग, इम्पीचमेंट या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो, तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? तो कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? आपका 6 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के ही उपलब्ध जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के ही जो है ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वह जो है शपथ दिलाएंगे। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? शपथ तथा प्रतिज्ञान पहले ही डिस्कस किया गया, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है। और यह जो है आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है किस आधार पर चलाया जा सकता है? ये संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? यानी ये आपका किस नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो ये लोकसभा में भी प्रारंभ की जा सकती है, राज्यसभा में भी, जिसमें भी चाहा जाए उसमें प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक होता है? तो जैसे
राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग का प्रस्ताव लाना है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो जो विधान सभाओं के सदस्य हो गए और दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभा के सदस्य हो गए, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली व पुद्दुचेरी सहित, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिल्ली व पुद्दुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचक मंडल में बस होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। महाभियोग में बस कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ वही लोग भाग लेते हैं। ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। कौन? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। देखिए, ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में, यानी ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये इम्पीचमेंट में तो भाग लेंगे लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो अभिष्ट सदन यानी लोकसभा हो या राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। यानी जैसे मान लीजिए आपका कितना है, मान लीजिए 66 है, तो कम से कम आपका 45, तभी तो 2/3 हो पाएगा, तभी जो है आपका 2/3 हो पाएगा। ठीक है, तो 2/3 होना चाहिए, जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत के दिन से। जैसे ही दोनों सदन स्वीकृत कर देते हैं, यानी पहला कर दिया, दूसरा वाला सदन जो स्वीकृत करेगा उसी दिन से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो आपका अनुच्छेद 71 के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी मामले होंगे उसको निर्णय करने की अधिकारिता किसमें है? उच्चतम न्यायालय को। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कहीं विधानमंडल में, कहीं विधानसभा में आपका क्या है, मान लीजिए वहां पे एकदम खाली है, ठीक है, कुछ नहीं, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तब क्या, तब ये क्या रिक्तता के आधार पर मान लीजिए अब वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, तो क्या रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो जाएगा कि भाई उन वहां के लोग चुनाव नहीं, वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो जाएगा? ना। 21 संशोधन में कहा गया, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों और कार्य से अवगत कराते रहेंगे। संसद का सत्र आहूत करने, क्या? संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने, यानी सत्र चल रहा है तो उसका अवसान, खत्म, आहूत बुलाना। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद में है? 76 में है, ध्यान रखिएगा, 76। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में।
किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत, आप पढ़े होंगे, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? एक बार पुनर्विचार 21 अमेंडमेंट द्वारा किया गया, 44 अमेंडमेंट 1978, ये ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये चीज किया गया था। थोड़ा वहीं गर्म पानी होगा, अनिस से दे देना। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, बताइए। तो आपका धन विधेयक हो गया, कौन कौन सा विधेयक हो गया? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक। कौन कौन सा? धन विधेयक और संविधान संशोधन। ऐसा क्यों है? जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1946 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। किसके संबंध में? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3, करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से जो है आपका ये प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक जो है किसकी सिफारिश से? तो पहले राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाती है, उसके बाद जो है ये विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 के तहत मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 213 के तहत आपका राज्यपाल को। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? अनुमोदन मतलब आपका क्या किया जाएगा? संसद के सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा? उसको स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है, अनुमोदन किया जाएगा। तो कितने सप्ताह के अंदर? जैसे मान लो आज राष्ट्रपति का अध्यादेश आया, फिर अब क्या होना चाहिए? जैसे 2 महीने बाद मान लो संसद का सत्र का बैठक हुआ, 3 महीने बाद हुआ, जब भी बैठक होगा तो बैठक से 6 सप्ताह के भीतर, क्या बैठक से, ये नहीं कि जिस दिन जारी हुआ है ना, फिर से जब बैठक होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। तो याद रखना ये 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? क्या राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के लिए क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सभी मृत्यु दंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए
दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति महोदय? अनुच्छेद 143 के तहत। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक हो या आपका वित्त विधेयक हो, दोनों को लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले हमने बात पढ़ा था कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 53 का 2 में कहा गया, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 53 का 2। 53 का 1 में क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग वह खुद स्वयं और अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वो 53(1) में है और 53(2) में आपका कमांडर बताया गया है। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो किसके नाम से किए जाते हैं? ये आपका राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। चलिए, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो संविधान सभा ने चुना था। किसने चुना था? संविधान सभा ने जो है अंतरिम राष्ट्रपति चुना था इनको। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? तो बस ऐसे ही याद रखिएगा, वीवी गिरी। यहाँ पे देखिए इनके नाम में 2 बार बी है। देखिए इसी से याद रखिएगा कि 1 चक्र 2 चक्र। इनका नाम कैसे याद रखिएगा? वी 1 चक्र 2 चक्र, यानी इनको द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति भारत के। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। इसी में उन्होंने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्या? इसी में जो है ज्ञानी जैल सिंह ने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 103 पे 1 के तहत, या बस इतना अभी याद रखेंगे, अनुच्छेद 103 के तहत। संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेते हैं? तो राष्ट्रपति राय किसका लेंगे? निर्वाचन आयोग का। ये भी मैंने बताया हुआ है जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे थे। तो किस अनुच्छेद में है? 103 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो देखिए क्या क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। पहले ये आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति था। तो जो 44वां संविधान संशोधन किया गया वहां पे सशस्त्र विद्रोह के जगह पे क्या, सॉरी, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लिख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है? तो 3 बार, 1962, 1971 तथा 1975। जो ये 1975 वाला है ये आंतरिक अशांति पे था, बाकी ये वाह्य आक्रमण के था, युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण पे था।
किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? जो अनुच्छेद 19 द्वारा मूल अधिकार मिले हुए हैं, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण पे जब आपातकाल लगता है तो ये अधिकार स्वतः खत्म हो जाते हैं अपने आप, इसका घोषणा नहीं करना पड़ता है। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है वह आपका लिया गया है कहां से? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किस अनुच्छेद में कहा गया है आपका? अनुच्छेद 64 में। आपने राष्ट्रपति का पद देखा कहां से? ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। तो किस अनुच्छेद के तहत पदेन सभापति होता है? 64 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा? तो राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्री के पद। कौन कौन सा याद रखिएगा, कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गए, फिर संघ और आपके राज्यों के मंत्री के पद। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? आपका क्या हो जाएगा? 20-20 मतदाताओं द्वारा, यानी 20 मतदाता प्रस्तावित करने चाहिए और 20 मतदाता अनुमोदित होना चाहिए। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? तो कितना है आपका? 15,000 रुपए। कितना है? 15,000 रुपए। इतना ही आपका राष्ट्रपति के लिए भी। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसे अपने पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति पद का जो वेतन मिलता है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के कारण मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद के कारण। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? तो संसद के पूछ रहा है किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना है? तो राज्यसभा में अगर बहुमत से आपका पारित हो गया, ठीक है, और लोकसभा द्वारा सिर्फ स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो है किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? राज्यसभा। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की कार्यवाही उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक जो है कौन बने हैं? एम हिदायतुल्लाह बस बन पाए हैं। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समान सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा क्या है? सहमत है। क्या है आपका? लोकसभा सहमत है। ज्यादा नहीं है, अब 5-6 पेज होगा अधिक से अधिक। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। इसमें निर्वाचित सदस्य भी होते हैं आपके और आपका मनोनीत सदस्य भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? क्या? राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष होता है बस। पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार
तो उपराष्ट्रपतियों का क्रम, राष्ट्रपति का क्रम, प्रधानमंत्री का क्रम, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछता है तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो आपने राष्ट्रपति के रूप में मृत्यु देखा जाकिर हुसैन तीसरे और फखरुद्दीन अली अहमद पांचवें, और उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई तो कृष्ण क्रांत। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत के बारे में प्रावधान किया गया? 75(1). ये आपको मैंने बताया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? इसका मतलब क्या हो गया? जो मंत्री होंगे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। ये बार बार पूछा जाता है आपका कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो कितने दिन तक रह सकता है आपका? 6 माह तक। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितना हो सकता है? अधिकतम 82 हो सकता है, 82 मंत्री। कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक न होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा? 91 अमेंडमेंट द्वारा क्या व्यवस्था किया गया? यही व्यवस्था किया गया कि मंत्रिपरिषद जो होगा आपका 15% से अधिक नहीं होगा, चाहे राज्यों की विधानसभा हो चाहे यह आपका लोकसभा हो। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि इतना से कम भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 82, 545 का 15%। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? तो देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 तरह का। पढ़ाते समय आपको मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि मंत्रिपरिषद 3 तरह के रहते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और मंत्रिपरिषद के बारे में किस किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद 53 में भी है, अनुच्छेद 53 में भी है, और फिर 74 में भी है, 75 में भी है। केवल मंत्रिमंडल शब्द का जो है आपसे पूछ देता है, मंत्रिमंडल शब्द किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है मंत्रिमंडल शब्द। कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? तो कैबिनेट स्तर के, क्या? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? कैबिनेट। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 75 का 3 के तहत कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। लेकिन प्रकार 3 ही बोला जाता है क्योंकि ये प्रकार नहीं है, प्रधानमंत्री प्रकार नहीं है, कैबिनेट मंत्री प्रकार है, राज्य मंत्री प्रकार है, उप मंत्री प्रकार है, लेकिन ये प्रकार का भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तो उन्हीं को त्यागपत्र देंगे। ऐसा नहीं है कि त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देंगे, ना भैया। शपथ जो दिलाया है उसी को ये त्यागपत्र देंगे। जो मंत्री होंगे जिसने इनको शपथ दिलाया है उसी को त्यागपत्र देंगे। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है?
तो लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। लेकिन यह संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं है। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये भी राष्ट्रपति को। जैसे मंत्री देते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री भी देंगे राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की आयु। लेकिन वही प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। विभागों के बंटवारों के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो किसी से भी नहीं। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः जो है उसके विवेक पे होता है। क्या? पूर्णतः उसके विवेक पे होता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो अनुच्छेद 18 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत उसका दायित्व बनता है कि वह सूचना देगा। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो आप याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में स्वतंत्रता के बाद जो बना था 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तो बस याद करने वाली चीज है। प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जॉन मथाई। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महान्यायवादी को। कानूनी मामलों पर परामर्श देना काम किसका है? महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? तो जो महान्यायवादी होता है किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसको है? लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को, किसको? महान्यायवादी को जो है इसका सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो उप प्रधानमंत्री के संबंध में कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? तो अब तक जो है 7 लोग जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। क्या? 7। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो मोरारजी देसाई जी ने जो है 2 उप प्रधानमंत्री। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने पे फंस जाता है आदमी। कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री, यानी मोरारजी देसाई और साथ में 2 उप प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन है किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चौधरी देवीलाल जी को जो है 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति को। क्या? ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको क्या कर सकता है? अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो आपका क्या हो जाएगा? महान्यायवादी को। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के अध्यक्ष भी MC सीतलवाड़ थे।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो का ज़रूर फायदा मिलेगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेंगे तो पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।